हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी पॉलिटी की, जिसमें हम सबसे पहले क्लास 6 की पॉलिटी को पढ़ेंगे। और आज हम सबसे पहले करेंगे चैप्टर 1 को डिस्कस। और जो हमारा चैप्टर 1 है उसका नाम है विविधता की समझ। फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपका सब्जेक्ट अगर एसएसटी है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एसएसटी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब तीनों को कंबाइन करके यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज से हम हिस्ट्री की जो हमारी सीरीज़ तो चल ही रही है, और आज हम पॉलिटी की सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं, और जिसमें आज हम सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर को देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर देखते हैं क्या है, विविधता की समझ। विविधता यानी कि अलग अलग जो हमारा भारत है, यहाँ पर अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, और जिनका खान पान, वेशभूषा, पहनावा, मतलब हर चीज़ उनकी अलग है, लेकिन फिर भी यहाँ विविधता में एकता पाई जाती है। तो वो विविधता क्या है, वो मतलब किस तरीके से सब चीज़ों को प्रभावित करती है, वो हम आज के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट है वो है कि विविधता क्या है। तो देखिए, जो खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा, ये सभी क्या है, ये विविधता के अलग अलग पहलू हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी देश है, वहाँ पर क्या है, अगर हम अपने भारत की बात करें, तो अगर हम नॉर्थ साइड में अलग खान पान है, साउथ में अलग है, मतलब इस तरीके से अलग अलग हिस्सों में अलग अलग चीज़ें खाई जाती हैं। उनके पहनावे में भी विविधता है। धर्म भी बहुत सारे हैं हमारे यहाँ पर, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, यहूदी, पारसी, मतलब इस तरीके से मिलाकर बहुत सारे धर्म हैं। और देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग भाषाएं भी बोली जाती हैं। तो ये सब क्या है, ये सब है विविधता है। ये सारी चीज़ विविधता के अलग अलग पहलू हैं। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट जो मतलब एक वर्ड है गैर बराबरी। ये तो हो गया देखिए विविधता। नेक्स्ट है गैर बराबरी। तो देखिए, गैर बराबरी का क्या मतलब होता है कि कुछ लोगों के पास ना तो अवसर होते हैं, यानी कि उनको ना तो पढ़ने का या मौका मिलता है, ना ही उनके पास ज़मीन होती है, ना ही पैसे जैसे संसाधन होते हैं जो कि दूसरे लोगों के पास होते हैं। इसलिए ये जो गरीबी और अमीरी वाला विविधता, ये मतलब ये गरीबी और अमीरी है, ये विविधता नहीं है। ये क्या है, ये लोगों के बीच मौजूद असमानता है, यानी कि गैर बराबरी का एक रूप है, गैर बराबरी का प्रकार है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट है देखिए हमारा असमानता। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा यहाँ पर समझने वाला, वो है असमानता। तो देखिए, असमानता क्या है, जाति व्यवस्था जैसे कास्ट सिस्टम है, तो ये क्या हुआ, ये असमानता का एक उदाहरण हुआ। इस व्यवस्था में क्या होता है कि समाज को अलग अलग समूहों में बांट दिया गया है, और इस बंटवारे का जो आधार है वो ये था कि लोग किस तरीके का काम करते थे। अगर कोई जो जिस तरीके का काम करता था उसको उसी जाति का बना दिया गया। और बाद में ये हुआ कि लोग जिस जाति में पैदा होते थे उसे वो बदल नहीं सकते, यानी कि जिस जाति में किसी का भी जन्म हुआ है, वो बाद में अपनी जाति को अपने मतलब बड़े होकर या जो भी वो जॉब करे उसके आधार पर नहीं बदल सकता। जिसमें जन्म हुआ है उसी में जीवन पर्यंत उसे रहना होता है, ठीक है, मतलब वो अपना पेशा नहीं बदल सकता। तो ये हुआ असमानता। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ यहाँ पर समझने वाली है कि जो विविधता होती है वो हमारे जीवन को समृद्ध करती है। तो देखिए, वो किस तरीके से करती है, जैसे कि अगर कोई भी दो फ्रेंड्स हैं, तो उनके घर में क्या है, अलग अलग तरीके का खाना खाया जाता होगा। ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए कोई देश के एक हिस्से से आ रहा है, जैसे पंजाब से, या दूसरा जो कोई फ्रेंड है वो है चेन्नई से, तो क्या होगा, उनके खाने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। उनके यहाँ जो त्यौहार होंगे वो भी अलग अलग तरीके के होंगे, यानी कि नॉर्थ वाले के यहाँ अलग त्यौहार होगा और साउथ वाले के यहाँ अलग त्यौहार मनाया जाता होगा। और उनके जो कपड़े होते होंगे वो भी अलग तरीके के होंगे। इसके अलावा उनकी जो भाषा होगी वो भी अलग प्रकार की बोली जाती होगी। तो जो
विविधता होती है वो क्या करती है, हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है। तो अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारत में विविधता। तो देखिए जो भारत है वो विविधताओं का देश है। हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं, त्योहार भी अलग अलग मनाए जाते हैं। इसके अलावा जो धर्म है तो वो भी भारत के जो लोग हैं वो अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे जो करने के तरीके हैं वो अलग अलग हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि भारत में विविधता किस प्रकार से है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि हम इस विविधता को कैसे समझें। तो देखिए दोस्तों, करीब 125 साल पहले या 200 साल पहले क्या था, जब रेल, हवाई जहाज़, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज़ में, घोड़ों या ऊँट पर बैठकर जाते थे, या फिर कुछ लोग पैदल यात्राएं भी करते थे। अब देखिए ये जो यात्राएं होती थी वो खेती के लिए या अपने रहने के लिए, नई ज़मीन की तलाश में, या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। चूँकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए जो लोग थे वो नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक रुक जाते थे या ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर-बार छोड़ देते थे, और उन्हें जब पेट भर के खाना तक नहीं मिलता था तो वे नई जगह जाकर बस जाते थे। इसके अलावा कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण भी अपनी जगह को छोड़ देते थे। अब देखिए लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन-सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीज़ें वे नई जगह की अपना लेते थे और कुछ चीज़ों में वे पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी कि मिली जुली संस्कृति उभर कर सामने आ जाती थी। अगर हम अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें ये पता लगता है कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में अपना योगदान दिया है। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो गए, यानी कि वहाँ की संस्कृति में बहुत सारी विविधता हमें देखने को मिलती है। अब देखिए ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों में किस तरीके से सामंजस्य बिठाते हैं, यानी कि किस तरीके से एडजस्ट करते हैं, उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। जैसे समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाके में रहने में बड़ा फ़र्क होता है। इनमें दोनों में मतलब काफ़ी अंतर है। सिर्फ न केवल वहाँ के जो लोग हैं उनके कपड़ों और खान पान की आदतों में फ़र्क होगा, बल्कि जिस तरीके का काम वे करेंगे वो भी अलग होंगे। अब देखिए शहरों में अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शहरों में लोग बहुत ही कम सब्ज़ी या अनाज उगाते हैं, और वो इन चीज़ों के लिए क्या है, मार्केट पर निर्भर हैं, बाज़ार पर निर्भर हैं। क्योंकि वो लोग क्या करेंगे, सब्ज़ी या अनाज अपने खेतों में या घरों में ना उगाकर बाज़ार से इनको खरीद कर लेके आते हैं। तो वो अपने जो भौतिक वातावरण है उस चीज़ को वहाँ पर भूल जाते हैं। अब देखिए हम भारत के दो भागों लद्दाख और केरल के उदाहरण के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे कि किसी क्षेत्र की जो विविधता है तो उस पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक जो कारक होते हैं उनका क्या असर पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर लद्दाख की। तो देखिए जो लद्दाख है वो जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यानी कि देखिए अगर हम लद्दाख की बात करें तो ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में है। ठीक है, कहाँ है, जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में। और कैसा इलाका है, ये एक रेगिस्तानी इलाका है। क्या, लद्दाख। अब देखिए जो लद्दाख है यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में या तो बारिश बिल्कुल ही नहीं होती है या बहुत ही कम होती है। तो और ये जो इलाका है लद्दाख वाला वो पूरे साल लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है, यानी कि यहाँ पर बर्फ़ बहुत गिरती है।
इसलिए ये जो क्षेत्र है यहाँ पर बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं और यहाँ पर जो पीने का पानी है उसके लिए भी लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर होते हैं। यानी कि जो गर्मियों के मौसम में जो बर्फ़ पिघल जाती है उसी से ये अपने पीने के पानी का इंतज़ाम करते हैं। अब देखिए यहाँ के जो लोग हैं वो एक ख़ास किस्म की भेड़ पालते हैं और उस भेड़ से क्या होता है, पश्मीना ऊन मिलती है, जिसके बारे में हमने पहले भी ईवीएस के वीडियो में डिस्कस किया था पश्मीना ऊन के बारे में। अब देखिए ये जो ऊन होती है बहुत ही कीमती होती है, बहुत ही महंगी होती है, इसलिए जो पश्मीना शॉल होती है वो भी बहुत महंगी होती है। अब देखिए जो लद्दाख के लोग होते हैं वो बहुत ही सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं और मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शॉलें बुनी जाती हैं। इसके अलावा यहाँ के जो लोग हैं वो दूध से बने पदार्थ जैसे कि मक्खन, चीज़ यानी कि एक खास तरह का छेना होता है एवं मांस खाते हैं। और यहाँ के जो परिवार हैं उनमें हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी एवं याक होती हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्योंकि लद्दाख जो है वो एक रेगिस्तानी इलाका है, लेकिन रेगिस्तान होने का ये मतलब नहीं है कि व्यापारी यहाँ पर आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो जो व्यापार है उसके लिए एक बहुत ही अच्छा रास्ता माना गया है। क्योंकि यहाँ पर कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजर कर मध्य एशिया के काफ़िले उस इलाके में पहुँचते थे जिसे आज हम तिब्बत के नाम से जानते हैं। और ये जो काफ़िले थे ये अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम और दरियाँ आदि लेकर चलते थे और लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म जो था वो तिब्बत पहुंचा, इसीलिए लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। यानी कि छोटा तिब्बत हम किसे कहेंगे, लद्दाख को हम छोटा तिब्बत कहेंगे क्योंकि लद्दाख के रास्ते ही जो बौद्ध धर्म था वो तिब्बत पहुंचा था। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ। ये तो थी बौद्ध धर्म की बात, लेकिन अगर हम इस्लाम धर्म की बात करें तो 400 साल पहले लद्दाख के लोगों का इस्लाम से परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। इसके अलावा लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। मौखिक संग्रह से देखिए मतलब है कि यहाँ की जो गाने हैं, यहाँ के जो सॉन्ग्स हैं, फोक सॉन्ग्स हम जिनको कह सकते हैं, और जो कविताएं हैं वो लोगों को मुँह ज़बानी याद है, यानी कि मौखिक रूप से याद हैं। अब तिब्बत का एक ग्रंथ है जिसका नाम है केसर सागा। क्या नाम है? केसर सागा। वो लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है और उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर होगा, दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। तो ये थी लद्दाख की बात। अब हम आगे बात करेंगे केरल के बारे में। तो देखिए जो केरल है वो भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ एक राज्य है और ये एक तरफ समुद्र से घिरा है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। यानी कि केरल में एक तरफ तो क्या है, समुद्र है और दूसरी तरफ पहाड़ियाँ हैं। अब देखिए ये जो पहाड़ियाँ हैं इन पर अलग अलग तरीके के मसाले जैसे कि काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं और इन मसालों के कारण ही ये जो क्षेत्र है ये व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। ठीक है, यानी कि जो केरल है वहाँ पर बहुत सारे मसाले उगाए जाते हैं और इसी वजह से जो व्यापारी हैं वो यहाँ पर आना पसंद करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो केरल है यहाँ पर सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी आए थे। कौन से व्यापारी? अरबी व्यापारी एवं यहूदी व्यापारी केरल में व्यापार करने के लिए आए थे और ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के जो धर्मदूत थे संत थॉमस, कौन? संत थॉमस, ये लगभग 2000 वर्ष पहले यहाँ पर आए थे और भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। किसको? संत थॉमस को। और ये सबसे पहले कहाँ आए थे? केरल में। अब आगे बढ़ते हैं और देखिए जो केरल है यहाँ पर जो अरब से व्यापारी आए थे वो यहीं आकर बस गए थे और एक उनमें से जो थे कौन? इब्ने बतूता, जो करीब यहाँ आए थे 700 साल पहले
उन्होंने अपने यात्रा वृतांत में यानी कि जो यात्रा का विवरण लिखा, उसमें उन्होंने मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। ठीक है। अब जो वास्को डी गामा थे वो पानी के जहाज़ से केरल पहुँचे, तो मतलब जो वास्को डी गामा थे जिन्होंने भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज की थी, वो भी सबसे पहले कहाँ आए थे? वो भी सबसे पहले केरल में पहुँचे थे और उन्होंने पुर्तगालियों को यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता बताया था। यानी कि यूरोप से भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। अब देखिए, ये सारे जो ऐतिहासिक प्रभाव हैं, इन्हीं के कारण केरल के जो लोग हैं वो अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल हैं। यानी कि यहाँ पर बहुत सारी धर्मों की विविधता है, अलग अलग तरीके के धर्म यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर चीन के व्यापारी भी आए थे, यानी कि चीन के व्यापारी भी केरल आए थे। और यहाँ पर देखिए समुद्र तो है ही, तो मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किया जाता है वह चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीनावला कहते हैं। किसे? यानी कि जो मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं केरल में, उन्हें चीनावला कहते हैं। और तलने के लिए जो ये लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? चीना चट्टी कहते हैं। और इसमें जो वर्ड है चीन, वो इस बात की ओर इशारा करता है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जो केरल की ज़मीन है वो बहुत ही उपजाऊ है और चावल की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है। इसलिए वहाँ के जो ज़्यादातर लोग हैं वो मछली, सब्ज़ी और चावल खाते हैं, क्योंकि वहाँ पर चावल की पैदावार काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि वहाँ की जो ज़मीन है वो चावल के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। अब देखिए, अगर जहाँ हमने किसकी बात करी, यहाँ हमने की केरल और लद्दाख की बात। तो देखिए, जो केरल है और लद्दाख है, इनकी जो भौगोलिक स्थितियाँ हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल भिन्न हैं। वहीं हम ये भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव है। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने काफ़ी प्रभावित किया। अगर हम केरल की बात करें तो केरल की जो भौगोलिक स्थिति है उसने मसालों की खेती को संभव बनाया। यानी कि जो केरल की भौगोलिक स्थिति है वो मसालों के लिए अच्छी है। वहीं लद्दाख की भौगोलिक स्थिति और ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। यानी कि केरल के मसाले और लद्दाख की जो पश्मीना ऊन होती है, उससे जो व्यापारी थे वो इन दोनों क्षेत्रों की तरफ काफ़ी आकर्षित हुए। तो इस तरह हमें ये पता लगता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से गहरा रिश्ता होता है। यानी कि कोई भी अगर हम राज्य ले या कोई भी विशेष जगह ले ले, तो वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ की जो सभ्यता है, यानी कि लोगों का रहन सहन, बोलने का ढंग, पहनावा, तो वो सब किस चीज़ों से प्रभावित होता है? एक तो उसकी ऐतिहासिक स्थिति से, यानी कि वहाँ का जो इतिहास था वो किस तरीके का था, और दूसरी उसके भूगोल से, यानी कि वहाँ की भौगोलिक वातावरण कैसा है, वहाँ पर बर्फ़ पड़ती है या गर्मी बहुत पड़ती है, इस तरीके की चीज़ें वहाँ की संस्कृति को प्रभावित करती हैं। अब देखिए, जो विविध संस्कृतियाँ हैं उनका प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात ही नहीं है, हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। और हर एक कदम के साथ हमारे जो सांस्कृतिक रीति रिवाज हैं और जो जीने का तरीका है वो धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं। जहाँ हम पहुँचते हैं ठीक उसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदायों के साथ रहते हैं और अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं, और इस तरीके से हम एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। यानी कि लोगों को काम के लिए मतलब नई नई नौकरी के लिए बोल सकते हैं हम, किसी भी चीज़ के लिए बोलें तो लोग एक जगह से दूसरी जगह यात्राएं करते रहते हैं, और इससे क्या होता है वो जहाँ जाते हैं वहाँ से कुछ संस्कृतियों की चीज़ों को ग्रहण करते हैं और अपना प्रभाव उन पर कुछ छोड़ते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग संस्कृतियों का मिश्रण हमें हमारे देश में देखने को मिलता है।
अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विविधता में एकता। क्या है विविधता में एकता? तो देखिए विविधता में एकता किस प्रकार से है? तो देखिए जो भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का सोर्स माना गया है। कैसे? कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, जब उस पर अंग्रेज़ों का राज था, तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। यानी कि चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, चाहे वो कौन सी भी भाषा बोलता हो या किसी भी क्षेत्र से बिलोंग करता हो, उन सब ने एक साथ मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। और भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे और उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया था और एक साथ ही वो जेल गए थे और अंग्रेज़ों का अलग अलग तरीकों से विरोध किया था। जैसे किसी ने हिंसा का रास्ता अपनाया तो किसी ने अहिंसा का। और अंग्रेज़ों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएं हैं और इस तरह उनका राज हमेशा चलता रहेगा। मगर हमारे देश के लोगों ने ये दिखा दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने ही अलग क्यों ना हो, अंग्रेज़ों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जानी थी उसमें वो सब एक साथ थे। इसके अलावा जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें उस दौरान बहुत सारे गीत बने और उस दौरान उभरे जो गीत थे वो और जो चिन्ह थे वो विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। जैसे कि अगर हम हमारे भारतीय झंडे की बात करें, हमारे तिरंगे की बात करें, तो जो स्वतंत्रता संग्राम था उसके दौरान ही हमारे तिरंगे की परिकल्पना की गई थी और इस तिरंगे को ही भारत के लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। और जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, तो उनकी एक बुक थी जिसका नाम था भारत की खोज। उसमें उन्होंने लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि ये बहुत ही गहरी है जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है, विविधता को पहचाना जाता है और वो मिस्टर नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया था। अब देखिए एक थे रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने हमारे राष्ट्रगान की रचना की थी, यानी कि हमारे नेशनल एंथम की रचना की थी और जो हमारा राष्ट्रगान है वो भारतीय एकता की अभिव्यक्ति करता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखिए लास्ट में इस चैप्टर में ये भी बताया गया है कि जब जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था जिसमें एक ब्रिटिश जनरल ने निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी और उसमें तो देखिए इस हत्याकांड में जो लोग मारे गए थे वो अलग अलग धर्मों के थे, अलग अलग धर्मों को मानने वाले, अलग अलग पहनावे वाले, मतलब देश के अलग अलग भागों से थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो फ्रेंड्स आज के चैप्टर में बस इतना ही था और आई होप आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आया होगा और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।